हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद लवीशा। मैं लवीशा, आप सभी की यूपीएससी मेंटर। और आज की मेडिवल हिस्ट्री क्लास में हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत पार्ट 1। थोड़ी सी बैक स्टोरी रिवाइंड कर लेते हैं रिवीजन के लिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल आपकी 5 डायनेस्टीज थी। और दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? आपकी स्लेव डायनेस्टीज, जिसके पहले रूलर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और स्टार्ट कब हुई दिल्ली सल्तनत की जर्नी? 1206 एडी से। हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि मोहम्मद गौरी इंडिया के अंदर अपना इन्वेजन कंप्लीट कर कर वापिस सेंट्रल एशिया की साइड चले गए। और किसको इंडिया के अंदर जो उन्होंने इन्वेजन किया था उसको हैंडल करने के लिए, उनके एरिया को हैंडल करने के लिए किसको छोड़ गए? अपने स्लेव कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब जब तक मोहम्मद गौरी सेंट्रल एशिया के अंदर भी प्रेजेंट थे, उनकी डेथ नहीं हुई थी, जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हीं के अंडर रहकर उनके एरिया को संभाला। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गौरी की डेथ हुई 1206 के अराउंड, उन्होंने क्या किया? फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी खुद का एम्पायर स्टार्ट किया, जिसको बोला जाता है दिल्ली सल्तनत। और उनकी डायनेस्टी का नाम क्या था? स्लेव डायनेस्टी। और फिर स्लेव डायनेस्टी का रूल काफी टाइम पीरियड तक चला। फिर वो होता है ना कि एक डायनेस्टी के जब भी कोई वीक रूलर होगा तो उसको कोई ओवरकम करने की ट्राई करेगा। तो जैसे ही स्लेव डायनेस्टी की वीकनेस सामने आई, उनके कुछ सक्सेसर वीक हुए, वैसे ही स्लेव डायनेस्टी को किसने रिप्लेस कर दिया? खिलजी डायनेस्टी ने। और फिर खिलजी डायनेस्टी को, जब खिलजी डायनेस्टी का वो टाइम पीरियड आया, तो खिलजी डायनेस्टी को रिप्लेस किया तुगलक डायनेस्टी ने। देन आफ्टर तुगलक सैयद डायनेस्टी, एंड द लास्ट डायनेस्टी वाज जिन्होंने सैयद को भी ओवरकम किया, वो थी आपकी लोधी डायनेस्टी, जिनको लास्ट में, जिनके साथ आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ और उसके अंदर बाबर जो थे वो जीत गए। और फिर आपका मुगल्स का रूल स्टार्ट हुआ। तो अब हम अभी की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 2 डायनेस्टीज को, दैट आर स्लेव डायनेस्टी एंड खिलजी डायनेस्टी। और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारी 3 डायनेस्टी और रह जाएंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। और वो नेक्स्ट क्लास की वीडियो भी आज ही आएगी, नियर अबाउट आपके 8:30 PM, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है और हमें बहुत जल्दी से कवर करना है। लेट्स स्टार्ट। दिल्ली सल्तनत। हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड। द पीरियड बिटवीन 1206 AD टू 1526 AD। 1526 में ही आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसके बाद मुगल्स ने रिप्लेस कर दिया था। इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ओवर नियर अबाउट 300 years, 5 डायनेस्टी रूल्ड: स्लेव, खलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। जिसमें से सबसे कम रूल किसका रहा? सैयद डायनेस्टी का। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, दिल्ली सल्तनत को समझना इतना मुश्किल नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें हर चीज इस टाइम पीरियड के अराउंड की याद रखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्लेव डायनेस्टी के आपके इंपॉर्टेंट 4 रूलर्स थे, तो आपको उन 4 रूलर्स के बारे में, साथ में स्लेव डायनेस्टी के टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आए आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर, वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड चीज क्या चेंजमेंट हुए, वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। इन शॉर्ट, हमें इन डायनेस्टीज को समझना मुश्किल नहीं है, बिकॉज एक सिंपल सा टाइम पीरियड है कि पहले स्लेव डायनेस्टी थी, उनके कुछ रूलर्स ने रूल किया, फिर रिप्लेस करके खलजी डायनेस्टी आई, उनके कुछ रूलर्स ने किया। बट हमें उन रूलर्स के नाम और कौन से रूलर ने क्या चेंजमेंट इंडिया के अंदर वो लेकर आए, वो सब कुछ हमें याद रखना होगा बाय द नेम। इसलिए हमें सब कुछ नोट करते हुए चलना है और नोट करते हुए ही प्रोसीड करना है। स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी, जिसको स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। बिकॉज जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो क्या थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, जिनको वो इंडिया में छोड़कर चले गए थे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने के लिए, उन्हीं के बिहाफ पर। स्लेव डायनेस्टी को ही ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। Qutb Aibak founded slave dynasty. It is also known as Mamluk. Aibak is considered the real founder of Muslim rule in India, जिनसे मुस्लिम रूल की एक रियल स्टार्टिंग इंडिया के अंदर हुई। कुतुबुद्दीन
ऐबक, इन्होंने रूल तो सिर्फ 4 साल ही किया. फाउंडेड फर्स्ट इंडिपेंडेंट तुर्किश किंगडम इन द दिल्ली सल्तनत इंडियन एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान. He became independent after Ghori's death and began his rule in 1206 AD. उन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई? लाहौर. और उनको क्या बोला जाता था? लाख बख्श नाम से भी जाना जाता था, और गिवर ऑफ लैक्स एज ही गेव अ लॉट ऑफ लिबरल डोनेशन. बिकॉज वो बहुत ज्यादा डोनेशन देते थे, इसलिए उन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था. उन्होंने कॉइन्स को इशू किया गोल्ड में, सिल्वर में, बिलियन में, कॉपर में. एंड ही ऑल्सो डिस्कार्डेड कार्विंग द नेम ऑफ अब्बासिद खलीफे ऑन इट. अब तक हम क्या देखते थे? कॉइन्स के ऊपर नाम किसके होते थे? इंडियन रूलर्स के होते थे. हिंदुज्म से रिलेटेड, शैविज्म, विष्णु वैष्णविज्म, इनसे रिलेटेड पिक्चर्स कॉइन्स के ऊपर देखी जाती थी. बट अब चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गई थी, और अब जो हिंदुज्म से रिलेटेड जो हमारे गॉड थे, उनकी फोटोज को हटाकर अब किनकी फोटोज के, जिनकी इमेजेस के कॉइन पब्लिश होने लगे थे, अब्बासिद खलीफेट की इमेजेस के कॉइन्स को इशू करना स्टार्ट हो गया था. आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उन्होंने 4 साल के अंदर क्या इंप्रूवमेंट किया? उन्होंने 2 मॉस्क्यूज को बनाया, कुआवतुल इस्लाम और अरही-दिन द जौनपारा. एक दिल्ली के अंदर, एक अजमेर के अंदर. कुतुब मीनार जो काफी फेमस है दिल्ली के अंदर, उनकी कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने ही स्टार्ट की थी, लेकिन बाद में कंप्लीट किसने की? इल्तुतमिश, जो उनके सन इन लॉ थे. इल्तुतमिश ने ही उनकी कंस्ट्रक्शन को, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया, बिकॉज इनकी डेथ हो गई थी 1610 के अराउंड. और साथ में उन्होंने काफी चीजों को भी पेट्रोनाइज किया जो सभी इस्लाम से रिलेटेड ही थी. एंड ही पेट्रोनाइज फखरुद्दीन, ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही, एंड हसन निजामी, हु रॉट तजुल मासिर, द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जहां पर लिखी गई. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. ये आपको याद ना भी रहे तो चलेगा. फिर इनके बाद कौन आए? आराम शाह 1210 के अंदर. बट प्रॉब्लम क्या थी कि आराम शाह को हिस्ट्री के अंदर याद नहीं रखा जाता. इवन मैक्सिमम बुक्स के अंदर भी इनके बारे में मेंशन नहीं होता, बिकॉज ये काफी इनकेपेबल रूलर थे. इसलिए इनका रूल नहीं चला, और इनको 1-2 साल के अंदर ही हटाकर क्या किया गया? इल्तुतमिश, जो ऐबक के सन इन लॉ थे, उनको दिल्ली इनवाइट किया गया, और उनको आराम शाह की जगह सुल्तान बनाया गया. इसलिए इनके बारे में कोई और डिटेल हमें नहीं मिलती. बस इतनी ही है. तो अगर आप इनको याद ना रखें तो चलेगा, बट एक सीक्वेंस के लिए मैंने इसको भी यहाँ पर मेंशन कर दिया. अब हम बात करते हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश की, जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर रहे 1210 टू 1236. और इन्होंने काफी चेंजमेंट की जो भी हमें याद रखने पड़ेंगे. बिलोंग किससे करते थे? इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे, हेंस नेम इलबारी डायनेस्टी. बट ऐबक हैड अपॉइंटेड हिम एज इख्तादार ऑफ ग्वालियर. पहले उन्होंने इसको इख्तादार ऑफ ग्वालियर अपॉइंट किया था. रियल कंसोलिडेटर ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया एंड ऑल्सो इन दिल्ली. अब ऐबक ने फाउंडेशन तो रख दिया था, बट उनका रूल बहुत कम टाइम पीरियड के लिए था, इसलिए वो अच्छी तरह उस रूल को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे. अच्छी तरह रूल को इस्टेब्लिश किसने किया? शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने किया अपने रीन के टाइम पीरियड के अंदर. इन्होंने ही कैपिटल को लाहौर से कहां शिफ्ट किया? दिल्ली. एंड उन्होंने जो ख्वारिज्म जो डायनेस्टी थी कहां पर, जो नियर अबाउट सेंट्रल एशिया को रूल कर रही थी, उनके रूलर को भी इन्होंने डिफीट किया. एंड इंट्रोड्यूस अरेबिक कॉइनेज इनटू इंडिया. इन्होंने अरेबिक कॉइन्स को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया. सिल्वर टंका become a standard coin in medieval India and also issued copper जिथल. अब इन्होंने कॉपर के साथ वर्ड क्या यूज किया? जिथल. और सिल्वर के लिए टंका. And he also created a new class of ruling elite of 40 powerful military leaders, the 40. इन्होंने एक नई क्लास डेवलप की कि एक राजा होंगे, यानी सुल्तान होंगे और उनकी एक 40 एलाइट मिलिट्री लीडर्स की पावरफुल क्लास होगी, जो उन 40 के अंडर फिर आगे मिलिट्री काम करेंगे. एंड फिर इन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हिस्ट्री के अंदर की, दैट इज कि ही नॉमिनेटेड रजिया एज ए सक्सेसर.
मतलब कि इनके जो बेटे थे वो इनको इतने कैपेबल नहीं लगे कि वो इतने बड़े एम्पायर को, पूरी सल्तनत को संभाल सकते हैं, और इन्होंने एक बड़ा चेंजमेंट किया कि इन्होंने अपनी बेटी को वो मौका दिया और रजिया सुल्तान को अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया। रजिया सुल्तान, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। ये एक अकेली मुस्लिम थी जो मतलब सुल्तान की जगह पर बैठी, पहली मुस्लिम रूलर जो बनी, और इसीलिए इनका नाम हम सबने सुना हुआ होता है। ऑल्दो इनका जो रूल था वो भी बहुत कम चला बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। Discarded female apparel and parda and adopted male attire, went for hunting and let the army then arouse resentment among तुर्किश नोबल्स। अब उन्हें अपने अंदर चेंजमेंट क्या लाया कि जैसे नॉर्मली होता है ना कि कोई रानी जैसे अपना जो उनकी ड्रेस होती है वो रखती थी कि हाँ भाई आप एक प्रॉपर रानी वाले अटायर में, इन्होंने उसको छोड़ा और जो हम सुल्तान्स का अटायर देखते हैं, जैसे हम एक राजा को तैयार होता हुआ देखते हैं, वो सब कुछ इन्होंने अपनाया और इन्होंने पर्दा सिस्टम को भी हटा दिया। अगर आपने मूवीज में भी देखा होगा तो ऐसा होता था कि जो मुस्लिम्स होते थे उनके अंदर क्या होता था कि जो रानियां होती थी मुस्लिम्स की, सुल्तान्स की, वो हमेशा पर्दे के अंदर रहती थी। अगर वो पब्लिक एरिया के अंदर आ रही है, उनका जो फेस होता था वो ढका हुआ होता था। बट इन्होंने उन सारी चीजों को नहीं माना और प्रॉपर एक सुल्तान की तरह इन्होंने दिल्ली सल्तनत को संभालने का फैसला लिया। बट जो नोबल्स थे, जो बाकी आर्मी थी, जो भी नोबल्स थे, अलाइड क्लास के लोग थे, वो भी तो मुस्लिम थे, उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया एज अ रूलर, एज अ सुल्तान इनको एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज वही वो पैट्रियार्कल सोसाइटी की थिंकिंग की वजह से इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली। और उसी वजह से 1240 के अंदर क्या हुआ, सीरियस रिबेलियन स्टार्ट हुआ सिरहिंद के अंदर, अंडर किसके, अल्तुनिया जो गवर्नर थे उनके अंडर, एंड रजिया विद याकुत मार्च टू सुप्रेस बट याकुत वाज मर्डर्ड एंड रजिया imprisoned. In the meantime, Behram, another son of Iltutmish, was put to throne by Turkish nobles, and later Razia, while returning back to Delhi, was killed on the way. अब याकूत कौन थे, उनके ही बेटे थे जो काफी छोटे थे, वो उनको लेकर वहां से भागने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें कि उनके बेटे की तो पहले ही डेथ हो गई और वो उनको पहले बंदी बना लिया गया, और बाद में जब उनको वापस दिल्ली लाया जा रहा था उसी टाइम पीरियड के अंदर उनकी डेथ हो गई। इस तरह से रजिया सुल्तान का रूल सिर्फ 4 साल ही चल पाया। देन एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे बालबान, जिनको क्या बोला जाता था, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड उल खान। ही वॉज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इनको भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, और मेन आर्किटेक्चर भी माना जाता है बिकॉज इन्होंने काफी चेंजमेंट दिल्ली सल्तनत के अंदर ये लेकर आए अकॉर्डिंग टू हिम। अब देखो रूलर में डिफरेंस है, हमने रजिया सुल्तान को देखा 40 तक, उसके बाद हम यहाँ पे टाइम पीरियड 1266, इसके बीच में कौन रहे, इसके बीच में बहरम जो थे उन्होंने रूल किया, बट उनका रूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। अब उनका रूल बिकॉज देखो अगर ये भी क्या थे, इल्तुतमिश के बेटे थे, अगर इल्तुतमिश को लगता कि उनके कोई भी जो सन है वो कैपेबल है संभालने के लिए रूल को, तो वो रजिया सुल्तान को रूल हैंड ओवर करते ही क्यों। तो इसीलिए कि उनके जो बेटे थे वो इनकेपेबल थे एक इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए, इसीलिए उन्होंने रजिया सुल्तान को चुना था ना। इसीलिए हमारे लिए इनका रूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और हम डायरेक्ट मूव करेंगे बालबन पे, बिकॉज हमें सारी चीजें याद रखनी है जो जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे और उन्होंने क्या चेंजमेंट इंडिया के अंदर उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाए, वो भी हमें याद रखने पड़ेंगे। According to him, the Sultan was God's shadow on earth and recipient of divine grace. इन्होंने ये माना कि सुल्तान क्या होता है, इन्होंने लोगों को बिलीव करवाया कि सुल्तान क्या होते हैं, भगवान की ही परछाई होते हैं, गॉड की ही परछाई होते हैं, या फिर अल्लाह की परछाई ही होते हैं धरती के ऊपर, बिकॉज वो मुस्लिम थे तो अल्लाह की ही परछाई होते हैं धरती के ऊपर। और इन्होंने सबको ये मानने के लिए कहा कि जितनी भी उनके लोग हैं, जितनी भी उनकी जनता है, वो ये माने कि यस यही है भगवान के अवतार, अल्लाह के अवतार यही है धरती के ऊपर, और सब इनको माने।
ही ब्रोक द पावर ऑफ 40। जो 40 वाला सिस्टम इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था वो इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने एक पर्शियन फेस्टिवल को भी शुरू किया, नवरोज, जो आज भी इंडिया के अंदर जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो फेस्टिवल इन्होंने ही स्टार्ट किया। और इन्होंने खुद को क्या बोला, नसीर उर मोमे। इसका मतलब क्या होता है कि ये खलीफा के राइट हैंड मैन है। इन्होंने अपने आप को वो चीज भी डिक्लेयर किया। अब इनके टाइम पीरियड के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था कि इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट दोनों को अलग किया। उससे पहले सारा डिपार्टमेंट एक के अंडर आता था, बिकॉज इल्तुतमिश ने क्या 40 की चीजें स्टार्ट की थी। और 40 में क्या थे, 40 में नॉबल्स थे, अलाइट नॉबल्स थे, जो मिलिट्री और फाइनेंस दोनों को साथ में संभालते थे। लेकिन इन्होंने दोनों ही डिपार्टमेंट को अलग कर दिया। और ये कोई पार्शियलिटी नहीं करते थे, काफी इम्पार्शियलिटी के साथ ये चीजों को हैंडल करते थे। और इनके अंदर कोई दया की भावना भी नहीं थी। ये प्रॉपर जस्टिस भी करते थे, अगर किसी को मारना पड़े तो ये मार देते थे। और बहुत ज्यादा एग्रेसिव रूलर थे कि इनके अंदर कोई भी काइंडनेस की, कोई भी दया की भावना इनके अंदर नहीं थी। इन्होंने काफी सारे जासूस, जो स्पाइज होते, उनको भी हायर किया कि ताकि वो हर जगह नजर रख पाए एम्पायर के आसपास, कि कोई इनके अगेंस्ट कंट्रोवर्सी करने की, इनके अगेंस्ट रिबेलियन करने की, इनके अगेंस्ट अटैक करने की तो नहीं सोचा। इस तरह से इन्होंने अपने सारे एरिया को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखा। उसकी वजह से ही दिल्ली सल्तनत, जो बीच में कुछ टाइम पीरियड के लिए एक एरिया के अंदर रह गई थी, सिमट गई थी रजिया सुल्तान की डेथ के बाद, वो दोबारा से एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गई। और इन्होंने कुछ और चीजों को भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे सिजदा को, पाइबस, जैसे कि हाँ सुल्तान के आपको पैर छूने हैं, सुल्तान के सामने आपको झुकना है, उसको बिल्कुल ही भगवान की तरह, अल्लाह की तरह ही ट्रीट करना है। ये सारी चीजें भी इन्होंने अपने रूल के अंदर स्टार्ट की, अपनी सुपेरियोरिटी को शो करने के लिए। अब इनके बाद क्या हुआ, इनके बाद चीजें बदल गई, बिकॉज इनके बाद कोई अच्छा सक्सेसर जो था वो स्लेव डायनेस्टी का नहीं बचा, जिसका फायदा किसने उठाया, जलालुद्दीन खिलजी ने। और उन्होंने फिर खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग कर दी। Khilji nobles headed by Jalaluddin overthrew the incompetent successor of Balban in 1290 and established Khilji dynasty। अब जो जलालुद्दीन थे वो कौन थे, वो स्लेव डायनेस्टी के अंडर, जो स्लेव डायनेस्टी के अंडर नॉबल्स थे, उन नॉबल्स में से एक थे। अब उन नॉबल्स में से एक थे जिन्होंने ये देखा कि अब बालबन के डेथ के बाद कोई भी अच्छा सक्सेसर नहीं था स्लेव डायनेस्टी के पास, इसलिए उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया। और जैसे ही बालबन की डेथ हुई, उसके बाद उन्होंने जो भी एम्पायर थे उनको ओवरथ्रू किया और खुद से खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग कर दी। अब खिलजी डायनेस्टी का भी रूल जो था वो सिर्फ 30 इयर्स का था, लेकिन 30 इयर्स के अंदर ही इन्होंने काफी सारे चेंजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर ये लेकर आए। इसलिए इनका 30 इयर्स का रूल भी काफी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हमारी हिस्ट्री के अंदर छोड़ जाता है। जलालुद्दीन खिलजी, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू हैव अ बेनिवोलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदू। ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिनका एटीट्यूड हिंदूज की तरफ ज्यादा खराब नहीं था। He started the state should be based on the willing support of the governed, as the majority of the population was Hindu. The state cannot become truly Islamic। वो इस चीज को मानते थे कि उस टाइम पीरियड के अंदर भी इंडिया के अंदर अब सुल्तान बदल सकता है, राजा बदल सकता है, आप किसी कंट्री की पॉपुलेशन नहीं बदल सकते। आज भी हमारी कंट्री के अंदर मोर देन 80% हिंदू हैं, और उस टाइम पीरियड के अंदर भी थे। तो इन्होंने उस चीज को माना और इन्होंने समझा कि हम ऐसे ही अचानक चीजों को ट्रूली इस्लामिक नहीं बना सकते। इसीलिए इन्होंने टॉलरेंस की पॉलिसी को माना, और साथ में जो हिंदुज्म था, हिंदूज थे, उनकी भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट इन्होंने मेंटेन रखी। अब इनका रूल सिर्फ 6 इयर्स का रहा, बिकॉज इन्हीं के सन इन लो अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी को मार दिया और खुद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बन गए। और ये सेम अलाउद्दीन खिलजी हैं जो आपने अगर पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसके अंदर जो आप अलाउद्दीन खिलजी देखते हैं,
ये वही है, इन्हीं के ऊपर मोहम्मद जायसी ने वो पद्मावत वाली पूरी स्टोरी लिखी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी, इनका जो रूल था वो काफी इंपॉर्टेंट रहा। was appointed as Amir Turk Master of Ceremonies and Arize ममलिक मिनिस्टर ऑफ लॉ बाय जलाउद्दीन खिलजी। अब ये उनके सन इन लॉ थे, तो इनको काफी इंपॉर्टेंट जो प्रोफाइल्स थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने दी हुई थी, लेकिन ये वहां उनसे सेटिस्फाई नहीं थे और इसीलिए इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर किया और खुद फिर सुल्तान बन गए। Jalaluddin's policy of tolerance was reversed by Alauddin Khilji, awarded harsh punishment for opposing him to keep hold on nobles. He prohibited to hold festivals, marriage without permission of him, banned wines and intoxicants to avoid social gatherings recognized by services. अब ये जो थे, इनका एटीट्यूड बिल्कुल ही इनके फादर इन लॉ से अलग था। इन्होंने कोई भी हिंदूज के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाई, ये बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं थे। इन्होंने सारी चीजों को किसी भी तरीके से कुछ भी टॉलरेट नहीं किया। ये बहुत सीरियस पनिशमेंट्स देते थे अगर चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती थी, और जो नॉबल्स थे उनके ऊपर भी ये फुल कंट्रोल रखते थे। ये उनको फेस्टिवल्स मनाने की परमिशन नहीं देते थे कि हिंदूज के पास उनके खुद के देश में ही अब फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के, दिवाली होली इन चीजों को सेलिब्रेट करने की परमिशन नहीं थी। नोबल्स के पास तो इवन खुद से शादी करने की परमिशन भी नहीं थी। उनके लिए वाइन्स भी बैन थी। कभी ऐसा होता है ना कि आपने अगर वाइन्स के नशे में कुछ चीजों को अलग कर दिया, गलत कर दिया, तो ऐसी कोई भी परमिशन नोबल्स के पास भी अब नहीं थी। और इन्होंने स्पाई सर्विसेज को काफी ज्यादा समझा और इन्होंने भी उस चीज को मेंटेन रखा जिससे कि इनकी एम्पायर की सेफ्टी हो सके और इनको सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एंड ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ही प्रोक्लेम्ड किंगशिप नॉज नो किंगशिप। इन्होंने इस चीज को माना कि राजा किसी धर्म को नहीं समझते और साथ में इन्होंने पॉलिटिक्स को बिल्कुल ही रिलीजन से अलग रखकर उन चीजों के ऊपर काम किया और इन्होंने इस्लाम के अलावा किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया। बरानी wrote the book तारीख फिरोज शाही, patronized poets like अमीर खुसरो एंड मीर हसन देव। अब अमीर खुसरो का नाम हमने काफी जगह सुना होता है, तो ये जो पोएट थे ये इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर थे, इन्हीं के दरबार के अंदर थे, इन्हीं के कोर्ट के अंदर थे। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट पोएट थे उस टाइम पे, मीर हसन देव। और उसी टाइम पे बरानी ने एक बुक लिखी थी तारीख फिरोजी शाही, जिनके अंदर आपको दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड डिटेल्स मिलेंगी। He defeated Mongols in the Battle of Jalandhar 1298, Kili 1299, Amroha 1305 and Ravi 1306। अब ये इतने एग्रेसिव रूलर थे, ये सारी चीजों को अपने ही होल्ड में रखते थे। उसका और तो कुछ फायदा नहीं हुआ, बट उस वजह से ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत जो थी वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हुई, बिकॉज ये अपने जितने भी ईयर इन्होंने जो ईयर को जितने भी ये रूल किया उसके अंदर ये कभी भी इन्होंने डिफीट को फेस नहीं किया। ये जहां भी जाते, जिस भी वॉर में जाते, ये जीतते थे बिकॉज इनकी पॉलिसीज बहुत एग्रेसिव थी और ये सारी चीजें अपने ही अकॉर्डिंग मेंटेन करते थे और किसी और पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं दिखाते थे। Malik Kafur was a slave general. He led a series of expeditions in the southern part of India against the Yadavs, Kakatiya dynasty, Hoysalas, etc. के अगेंस्ट भी इन्होंने काफी एक्सपेडिशन किए और बाद में सभी डायनेस्टीज ने इनको माना, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत पूरे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट दिल्ली सल्तनत का इम्पैक्ट फैल गया। अमीर खुसरो स्पीक्स अबाउट अलाउद्दीन कंक्वेस्ट। अमीर खुसरो की जो चीजें उन्होंने लिखी हैं उनके अंदर आपको बहुत ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। अब इन्होंने जो चेंजेस किए, पहली चीज उन्होंने आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या किया। फेमस गेटवे नोन एज अलाई दरवाजा, आपका हौस खास जो दिल्ली के अंदर है, महल हजार सतून, जैमित खाना मॉस्क्यू, अलई मीनार एंड कंस्ट्रक्टेड अ न्यू कैपिटल एट सिरी। ये सारी चीजें इन्होंने आर्किटेक्चर के अंदर चेंजमेंट किए। मिलिट्री रिफॉर्म्स इन्होंने किए बिकॉज ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने बहुत बड़ी लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को बनाया और साथ में ये उनको कैश में पेमेंट देते थे। इन्होंने दो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, चेहरा और दाग सिस्टम। चेहरा का मतलब क्या था, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन
सभी सोल्जर्स का जिनके अंदर होता था। और दाग मतलब हॉर्स की जो ब्रांडिंग होती है उसको दाग सिस्टम बोला जाता था। अब लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रिवेन्यू वाज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस एंड वाज बेस्ड ऑन लैंड अंडर कल्टीवेशन। जितना प्रोड्यूस हुआ है एक पर्टिकुलर लैंड का, उसका जो 50% होगा वो एज अ रिवेन्यू आपको पे करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट रूलर टू फिक्स लैंड रिवेन्यू इन कैश, इन्होंने लैंड रिवेन्यू को भी कैश में ही फिक्स किया एंड इट इनेबल्ड हिम टू पे हिज सोल्जर्स इन कैश। अब ये लैंड रिवेन्यू कैश में लेते थे जब भी तो अपने सोल्जर्स को कैश में दे पाते थे। अगर इनके पास कहीं से कैश नहीं आ रहा होता तो ये सोल्जर्स को कैश में कैसे ही पेमेंट करते। इसलिए इन्होंने टैक्सेस को भी, लैंड रिवेन्यूज को भी टैक्स कैश में कलेक्ट किया और बाद में अपनी मिलिट्री के ऊपर भी इन्होंने कैश ही यूज किया। Bishwa was a standard unit of measurement, imposed 1/5 of the produce along with it house tax, grahi and pesto tax chari। तो बिश्वा क्या थी उनके टाइम पे, एक स्टैंडर्ड यूनिट किस चीज की थी, मेजरमेंट की। अब ये चीजें जो होती है हमसे मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछ ली जाती हैं, जैसे इधर दिख दिया बिश्वा, ग्रही, चरी और इधर 4 ऑप्शन दे दिए, पेस्टोर टैक्स, हाउस टैक्स, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट और एक दाग दे देनी चाहिए। तो आपको मैच करना पड़ेगा कि कौन सी चीज किसको बोला जाता था। इसलिए हमें छोटे छोटे वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। इन्होंने अबॉलिश किया किसको, किस्मतें खुदी, हेड्समैन के सेस को, कन्फिस्केटेड रिलीजियस एंडोनमेंट्स एंड फ्री लैंड्स। ये बिलीव नहीं करते थे उस चीज में कि रिलीजियस डोनेशंस करो। मतलब एक चीज है कि जहां कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो बहुत ज्यादा डोनेशन करते थे, स्लेव डायनेस्टी वाले, और एक ये थे जो उस कॉन्सेप्ट के अंदर किसी भी तरीके से बिलीव ही नहीं करते थे। ये तो बिलीव ही करते थे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को बिल्कुल ही अलग रखा जाए। उन्होंने एक पोस्ट को भी क्रिएट किया, मुस्तकराज, जो किसके लिए, रिवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। एंड ही ब्रॉट द एरिया सराउंडिंग दिल्ली डायरेक्टली अंडर द स्टेट फॉर रिवेन्यू पर्पसेस, thus द इक्ता सिस्टम वाज नॉट अप्लाइड हियर। अब ये क्या करते थे कि इन्होंने पूरी दिल्ली के जितने भी सराउंडिंग के एरिया थे सबको किसके अंदर, रिवेन्यू पर्पसेस के अंदर इकट्ठा किया और सबसे ये डायरेक्ट रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। और इक्ता सिस्टम को किसने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, और जिसके अंदर जिसको इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। और ये इक्ता सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखते थे। इक्ता सिस्टम के अंदर ये होता है कि बेसिकली जो राजा हैं, जैसे इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, उन्होंने जो 40 नॉबल्स बनाए थे, उन 40 नॉबल्स के अंदर अलग अलग एरिया इंक्लूड होगा। किसी के इस ईस्ट का एरिया, वेस्ट का एरिया, साउथ का एरिया, जिस तरह से भी वो एरिया को डिवाइड करेंगे। और फिर उन नॉबल्स की अपने एरिया से चीजें कलेक्ट करने का काम होगा, टैक्स कलेक्ट करेंगे वो। एंड देन फिर उसके बाद वो चीजें जो ट्रेजरी होती है रूलर की, उसके अंदर वो चीजें आएंगी और वहां से फिर दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट आर्मी के अंदर और बाकी जगह के अंदर की जाएंगी। नेक्स्ट आर्किटेक्चर के अंदर और क्या था, दैट इन 1296 अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड द हौजे अलई। Alauddin built the Siri fort and camped in Siri during the Mongol invasion in 1303. He built the Qasr-e Hazar Situn place at the Siri fort and Alauddin constructed the Alai Darwaza. Alai Darwaza है क्या एक्चुअली, एंट्रेंस गेट टू कुतुब मीनार। अभी आपको सभी याद नहीं रहेंगे, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। जैसे अलई दरवाजा इंपॉर्टेंट है, हौस खास इंपॉर्टेंट है, तो ये अगर अलई मीनार, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ये याद रखना कि उन्होंने सीरी को नई कैपिटल बनाया और सीरी के अंदर भी जो फोर्टिफिकेशंस करवाई वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाई। इतना भी अगर आपको याद रहता है तो वो मोर देन इनफ है। कुछ मार्केट रिफॉर्म्स भी इन्होंने किए जिससे कि इन जितनी भी कमोडिटीज हैं वो बहुत अच्छी तरह हो और सब वहां से भी इनके पास पैसा आता रहे। उन्होंने 3 मार्केट्स को सेटअप किया। एक मार्केट सिर्फ फूड ग्रेन्स के लिए, सेकंड फॉर कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट की चीजों के लिए, एंड थर्ड किसके लिए, हॉर्सेस एंड स्लेव्स के लिए, जहां से वो हॉर्सेस को खरीदते थे और स्लेव्स को खरीदते थे। और उन तीनों का अलग अलग उन्होंने नाम रखा। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नॉलेज के लिए इस चीज को रीड कर सकते हैं। एंड ही ऑल्सो रिसीव डेली रिपोर्ट्स ऑफ मार्केट फ्रॉम बरीज। जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते थे उनको क्या बोला जाता था, बरीज बोला जाता था। उनसे अलाउद्दीन खिलजी डेली की डेली ही रिपोर्ट लेते थे और डेली की डेली हर चीज में अपडेट रहते थे। इसीलिए मतलब बोला जाता है ना, हर चीज खुद
हैंडल कर रहे थे, किसी पर ट्रस्ट नहीं करते थे, इसलिए वो इतना एक्सपेंशन कर पाए। बिकॉज अगर आप किसी पे ट्रस्ट के हिसाब से अपने नॉबल्स पे ट्रस्ट करके कोई काम करते हो तो ऐसा होता है, एक ना एक नॉबल तो ऐसा होता ही है जो आपको बेट्रेड करेगा, धोखा देगा, तो उस चीजों वहां पर चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। बट इनकी पॉलिसी थी कि इनको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, हर चीज की अपडेट खुद ही इनको लेनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट अलाउद्दीन खिलजी एंड खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के दो ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे और उसके बाद रूल कहाँ शिफ्ट हो गया, तुगलक डायनेस्टी के ऊपर, जिनके फिर 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे, जिनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माय चैनल। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कोई प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना, बट डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।